अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल हसनैन इन रशिया। तो आज हसनैन यही है, लेकिन रशिया की जगह मैं आज इंशाल्लाह आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा यूएसए के बारे में। तो सबसे तो पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा मेरे कज़न अब्दुल्ला भाई, जो कि यूएसए में रहते हैं। तो अब रिसेंटली मुझे मिलने आए हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत से लोग हैं जो चीज़ों को सर्च करते हैं यूएसए जाने में स्पेशली ना, तो क्यों ना मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अब्दुल्ला भाई से आप लोगों के लिए कलेक्ट करूँ। तो सबसे पहले अब्दुल्ला भाई ये बताइए कि आपके पास वीज़ा कौन सा है यूएसए का। मेरे पास यूएसए का स्टडी वीज़ा है, F1 उसकी टाइप है। ठीक हो गया। तो अब्दुल्ला भाई मुझे पहले ये बताएं कि जो आपने सारा प्रोसेस किया, आपने ये खुद किया या किसी एजेंट के थ्रू करवाया? नहीं, मेरा एक था कंसल्टेंट जिससे मैंने करवाया था। मैंने यूनिवर्सिटी का जो ऑफ़र लेटर था वो मतलब खुद ही लिया था। ठीक हो गया। बट जो एम्बेसी में जो केस वगैरह अप्लाई किया था वो मेरा कंसल्टेंट था, उसने किया। चलें ठीक। तो इस ड्यूरेशन में कितना को मतलब आपको टाइम लगा था? अराउंड 2 मंथ्स लगे। ठीक हो गया। तो अब्दुल्ला भाई सबसे जो मेन रीज़न है ना, मतलब जो मुझे या बाकी और जो लेमैन है जो जाना चाहते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ में इशू आता है कि वहाँ पे क्वेश्चनिंग आंसरिंग क्या होगी, क्योंकि अगर 100% लोग अप्लाई करते हैं यूएसए जो है वो 90% रिजेक्शन ही करता है ज़्यादातर को ना। तो 10% लकी होते हैं या उनका जो है केस वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब मुझे ये बताएं कि जब आप गए एम्बेसी में, सबसे तो पहले ये बताएं कि एम्बेसी का इन्वायरमेंट कैसे होता है और वो लोग ट्रीट कैसे करते हैं? एम्बेसी का एनवायरनमेंट ऐसे होता है कि जैसे कि मतलब कुछ जो होते हैं वीज़ा ऑफिसर्स वो करते हैं विजिट वीज़ा को डील। ठीक हो और गया। कुछ होते हैं वो मतलब स्टडी वीज़ा को करते ठीक हैं। है, ये दोनों सेक्शन मतलब अलग-अलग होते हैं, नहीं स्टडी नहीं अलग और नहीं टूरिस्ट नहीं, अलग। सेक्शंस अलग नहीं होते। मतलब सेक्शन एक ही होता है। ठीक है। तो मतलब डिफरेंट केसेस किसी के पास भी चले जाते हैं, ठीक मतलब ठीक रैंडम पर्सन होता है। ठीक ठीक। तो इंटरव्यूअर एक मतलब वो जो इंटरव्यू लेते हैं वो सिर्फ एक ही पर्सन होता है, लेकिन जो बाकी कैंडिडेट जो लग जाते हैं वो चाहे विजिट हो वो सकता है या बिल्कुल ठीक वो हो गया विजिट हो, स्टडी या हो, स्टडी कुछ हो भी। सकता है। ठीक हो गया। तो ये है कि जब आप गए इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले ये बताएं कि क्या क्वेश्चनिंग आंसरिंग हुई, जो कि हमारा मेन इस वक्त हमारा पर्पस है कि हम जानना चाहें कि क्या क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है, और जब क्वेश्चंस करते हैं हमें क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और हमारी ड्रेसिंग और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और क्या क्या चीज़ें वो चेक करते हैं, और किन किन चीज़ों को अगर हम में से किसी का भी इंटरव्यू हो तो हमें उन चीज़ों को मज़ीद बेहतर करना चाहिए। देखें जी, जो फर्स्ट थिंग है वो ये है कि आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब आपने झूठ नहीं बोलना उनसे किसी चीज़ का, ठीक। क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है आपका। मतलब जो DS-160 फॉर्म में फिल कर जी। दिया वो। दूसरा ये मिसकंसेप्शन बड़ी ज़्यादा है कि कुछ लोग ज़्यादातर कहते हैं कि यूएसए एम्बेसी को ना कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ आपका पासपोर्ट मांगते हैं और आपका फॉर्म मांगते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत एक बात है जो कि लोगों ने ऐसी रूमर सा फैलाया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यूएस एम्बेसी एक ऐसी एम्बेसी है, उसकी आलमोस्ट पाकिस्तान के नादरा से लेके जहाँ पे हमारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, सारे उनके जो इदारे हैं उधर तक उनकी रसाई होती है, उनकी लिंक्स होते हैं, तो वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो इस चीज़ में ना रहिएगा आप कि अगर मैं सिर्फ एक पासपोर्ट और एक DS-160 फॉर्म ले जाऊँ तो उस बेस पे मुझे वीज़ा मिल जाएगा। वो सारी आपका इंटरव्यू जिस दिन होना होता है उससे 1-2 दिन पहले वो उन्होंने सारी आपकी इन्फॉर्मेशन ले ली होती है। ठीक हो गया। लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि वो मतलब आपसे सिर्फ पासपोर्ट और DS-160 फॉर्म ही मांगते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन उनके पास सब होती है। जी बिल्कुल, लेकिन वो आपसे मांग सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट, अब वो हमारे पूरे होने आपके चाहिए। पास पूरे होने चाहिए। ठीक है। तो अब ये बताइए कि सबसे पहला सवाल क्या होगा आपका एम्बेसी में? सबसे पहले जब एम्बेसी में एंटर होते हैं तो एक पहला फर्स्ट काउंटर आता है, जो उस पे आपकी फ़ोटोग्राफ चेक की जाती हैं, आपका पासपोर्ट, आपका DS-160 फॉर्म चेक किया जाता है। ठीक। उसके बाद फिर आपके फिंगर्स होते हैं। ठीक। तो फिर उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए मूव करते हो। ठीक हो गया। तो जो वीज़ा ऑफिसर है, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि वो पाकिस्तानी होता है या वो सिर्फ अमेरिकन ही होता है? मैंने जो देखा था उसमें तो मतलब अमेरिकन ही थे। ठीक हो गया। तो अब ये बात कि अगर आपने जो इंटरव्यू देना है वो आपके अपने ऊपर होता है कि आपने इंग्लिश में देना है या उर्दू में देना है?
अगर स्टडी वीज़ा तो ऑब्वियसली फिर इंग्लिश में ही होगा। ठीक अगर हो गया। विजिट वीज़ा तो फिर वो आपसे पूछते हैं कि मतलब उर्दू में देना ही चाहे है। ठीक हो इंग्लिश गया। में। तो जब आपने अपना DS-160 फॉर्म और आपने अपना पासपोर्ट दे दिया, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था उसका? सबसे पहले उसने मुझे कहा था कि वाई यू चूज़ USA। ठीक हो गया कि आपने USA का इंतखाब क्यों किया पढ़ाई के लिए। हाँ तो बिल्कुल। उसके तो फिर आपका जवाब क्या था? मेरा यही था कि मतलब कि वो एक डाइवर्स कंट्री है, मतलब मल्टीपल नेशनैलिटीज़ वहाँ पर आती हैं स्टडी करने, बंदे को बहुत एक्सपोजर मिलता है। ठीक। तो जो मैं स्टडी वहाँ पर करूँगा, क्योंकि मेरे फादर का बिज़नेस है, तो मैंने उसको यही कहा था कि मैं उधर की स्टडी यहाँ पर अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने बिज़नेस को एक्सटेंड कर सकूँ। मतलब इस तरह के थोड़ा सा उनका भी दिल खुश कर दिया कि उनकी थोड़ी सी उनके मुल्क की तारीफ़ कर दी, कुछ अपना बैकग्राउंड दे दिया कि मैं भी कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, या मैं भी आगे कारोबार ही करूँगा, जो बिल्कुल। चीज़ पढ़ूँगा उसी को इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या था? उसके बाद उसने मेरा यूनिवर्सिटी से मेरा क्वेश्चन पूछा कि मतलब आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है। फिर उसको मैंने अपनी यूनिवर्सिटी बताई। ठीक। फिर उसने थर्ड क्वेश्चन मेरे से ये किया कि आपका कोर्स क्या है। ठीक। तो फिर मैंने उसे अपना कोर्स बताया। उसके बाद उसने मेरे से मेरा कोर्स की फ़ी पूछी कि इसकी ट्यूशन फ़ी कितनी है। ठीक। तो वो मैंने उसको अपने ट्यूशन फ़ी बताई। उसके बाद उसका क्वेश्चन था कि आपको अगर USA में कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक। तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक हो गया। तो मैंने उसको यही आंसर किया था कि जी मेरे पास मेरी बैंक स्टेटमेंट इनफ है, ठीक। तो फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं आएंगे मुझे USA में। ठीक हो गया। तो जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इफ़ आई रिजेक्ट योर वीज़ा। अच्छा, तो फिर आपने इसका क्या जवाब दिया? इसका जवाब मैंने यही दिया था कि मतलब मेरे गोल्स हैं, एम्स हैं, जो मैं पूरे करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। मतलब मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत शौक़ था कि मैं जाके अब्रॉड स्टडी करूँ और मतलब कि वहाँ पे एक्सपोजर हासिल करूँ, और ये मुझे मदद करेगा मेरे बिज़नेस को एक्सपैंड करने में। तो अगर मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली ये मेरे सारे जितने भी ड्रीम्स वगैरह वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो फिर उसने 5 मिनट्स टाइपिंग वगैरह की। ठीक। तो उसके बाद उसने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो वीज़ा अप्रूव। चले माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी इंटरव्यूअर जाते हैं तो वो सारे इसी ही क्वेश्चन आंसर के बाद ये जो फाइनल कंक्लूजन होती है इसी का ही इंतज़ार करते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन ही सुनने को मिले। लेकिन डिपेंड्स ऑन लक कि हर इंसान को ये नहीं सुनने को मिलता। और बाकी आप थोड़ा सा ये भी गाइड कर दें कि जो लोग USA टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाते हैं, टूरिज़म के लिए, तो उनसे क्या क्वेश्चनिंग होती है? क्योंकि आपने ये भी चीज़ वहाँ पे जज की होगी, काफ़ी मिले भी होंगे आपको। जब मैं गया था अपना इंटरव्यू देने के लिए तब कोविड था, तो इस वजह से जो इराक, ईरान है उनकी एम्बेसीज अमेरिकन्स बंद थी। ठीक। जिसकी वजह से वो पाकिस्तान ट्रैवल करते थे और यहाँ से वीज़ा अप्लाई करते थे। अच्छा। तो मेरे से पहले जो गए थे ऑलमोस्ट काफ़ी थे, अराउंड 20% थे। तो उनमें से जितने विज़िट वाले थे वो ऑलमोस्ट सब रिजेक्ट थे कोविड के ड्यूरेशन कोविड में। में। ठीक हो गया। लेकिन ये था कि जो स्टडी परमिट वाले भी थे, जो स्टूडेंट वीज़ा वाले भी थे, उनमें भी अराउंड 25% थे, जिसमें से सिर्फ 2 को वीज़ा ग्रांट हुआ था स्टडी के। हाँ, स्टडी वीज़ा। कोविड के दिनों में ज़रा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक हो। और बाकी उनसे क्या क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है? विज़िट वीज़ा। हाँ, विज़िट वीज़ा के लिए उनसे भी यही क्वेश्चनिंग होती है कि आप USA क्यों जा रहे हैं। ठीक है। और आप कब वापस आएंगे, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, किस जगह पर जा रहे हैं, आपका कोई मतलब कोई फैमिली फ्रेंड तो नहीं रहता वहाँ पर, कोई रिलेटिव तो नहीं रहता क्या। ये तो मेरे ख्याल से वो फैमिली टाइज चेक कर रहे होते हैं कि ये बंदा जब विज़िट के लिए उधर जाएगा कहीं उधर से ही आगे फ़रार ना हो जाए या उधर ही काम पे ना लग जाए, कि वापस आए, इस चीज़ की उनको गारंटी चाहिए होती है। बिल्कुल। चले, ये भी ठीक हो गया। तो एक सोचते सब लोग हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन लोग आके ज़्यादातर रह जाते हैं इस चीज़ पे कि उनसे पूरी जो है कि मतलब पैसों पे आके उनकी बात रुक जाती है
कि यार जाना भी है, सब कुछ कर कर आके यूनिवर्सिटी की फ़ी वगैरह भी दे के, तो अगर आपसे एक रफ आइडिया मांगा जाए कि अगर कोई पाकिस्तान से कोई वहाँ पे जाना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, तो उनकी कितनी को अराउंड एवरेज होनी चाहिए बैंक बैलेंस, और कितना को उनके माइंड में होना चाहिए कि यार अगर मैं जा रहा हूँ बैचलर्स करने या मास्टर्स करने, तो मेरा कितना को खर्चा आ जाएगा? अगर फंड्स की बात की जाए तो मैं अगर आपको पर्सनल अपना बताऊं तो वो अराउंड 8 मिलियन था। ठीक हो गया। मेरी जो बैंक स्टेटमेंट थी, ठीक हो क्योंकि मतलब ये होता है डिपेंड आपकी ट्यूशन फ़ी पर भी। गया। मतलब उन्होंने आपकी बैंक स्टेटमेंट ऐसे भी देखने थे कि ये मतलब स्टडी के साथ मतलब उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है, अपने एक्सपेंसेस को डील कर सकता है या मतलब आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो खुद बियर कर सकते हैं कि नहीं कर बिल्कुल। सकते, या जो आपकी स्टेटमेंट में ये नहीं कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी है, फ़र्ज़ कर लें कि एक माह की $5,000 और आपके अकाउंट में सिर्फ पड़े ही 10,000 हों और आपने पढ़ना हो 3 या 4 माह, कि मतलब आपके अकाउंट में पैसे कम हो लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो ज़्यादा हो उस हिसाब से। चलें ठीक हो गया। और ये हो गया। और बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक में कितने को पैसे पड़े होने चाहिए? बैंक में अराउंड मतलब 8 मिलियन। आपकी ट्यूशन फ़ी से मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाए, लाइक जितनी ट्यूशन फ़ी है ठीक हो उससे गया। डबल हो जाए। मतलब एक एवरेज हो के 8 मिलियन हो गया बैंक स्टेटमेंट। और अगर अब मैं यूनिवर्सिटी का खर्चा पूछ लूँ आपसे, तो उसका कितना को लोगों के अपने माइंड में इतना को रखना चाहिए? मतलब यूनिवर्सिटी मतलब वेरी करता है, मतलब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मतलब ठीक। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो फ़ी है वो बहुत कम होती है, ठीक हो गया। और लेकिन वो होती मतलब मैं बैचलर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो यूएस है वो स्कॉलरशिप्स भी बहुत देता है स्टूडेंट्स को, तो ठीक। इस वजह से मतलब ये मतलब वेरी करता है मतलब और यूनिवर्सिटी अगर टू एक यूनिवर्सिटी। एवरेज आपसे पूछी जाए? अगर बैचलर्स की एवरेज पूछी जाए अराउंड फ़ी, तो यूनिवर्सिटी फ़ी इट विल बी अराउंड मे बी 20K। $20,000। ठीक हो गया। और बाकी ये कि थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि वहाँ पे वर्क वगैरह का क्या हिसाब किताब होता है अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे जाता है? अगर आप बैचलर्स पे ट्रैवल करते हैं यूएस में तो आपको अलाउ नहीं होता मतलब वर्क आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी काम करना। ठीक मतलब है, यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। हाँ, आप इन कैंपस काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आउटसाइड ऑफ यूएस नहीं कर सकते। चलें ठीक हो गया। ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। तो आज ये वीडियो थी एक छोटी सी, जिसमें कि मैंने कोशिश की थी कि यूएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चनिंग आंसरिंग क्या होती है, उसके बाद कितनी फ़ी होनी चाहिए, कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें। तो होप सो इंशाल्लाह कि ये बातें और ये जो उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी शेयर की है ये आप लोगों के काम आएगी। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।